जिन चीज़ों को हम आँख से देखकर नाप सकते हैं उन सबको मैक्रोस्कोपिक कहेंगे। उनके साइज 1 मिलीमीटर तक की चीज़ें हमको दिखती हैं, 1/10 मिलीमीटर तक की चीज़ें दिखती हैं, 1/100 मिलीमीटर तक हम लोग नाप सकते हैं स्फेरोमीटर से और स्क्रू गेज से। उससे और अगर छोटी चीज़ें हो जाएं जो कि आँख से नहीं दिखती हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और छोटी हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर और छोटी चीज़ें हो जाती हैं मॉलिक्यूल के साइज़ की, जैसे 1/10⁻⁹ मीटर, दैट इज 10⁻⁻⁹ मीटर, इतने डायमीटर की अगर चीज़ें हैं, इतने साइज की चीज़ कोई है, पार्टिकल है, तो उसका एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे साइज का, क्योंकि ये तो हमको आँख से दिखता भी नहीं। एक मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं दिखेगा, कलेक्टिव दिखते हैं। कलेक्टिव मतलब पानी दिखता है हमको, तेल दिखता है, सॉल्यूशंस दिखते हैं, और उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहते हैं। हमको एक मॉलिक्यूल का साइज चाहिए। तो इसके लिए एक मेथड, बहुत फेमस मेथड है, उसको आज हम स्टडी करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से हम एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूल के साइज को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड दैट इज मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। Measurement of size of oilic acid. ओके, तो इसका बैकग्राउंड आप समझ गए। जहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते, डायरेक्ट हम कहाँ तक नाप लेते हैं, जहाँ तक हमारे मीटर चलते हैं, स्क्रू गेज चलते हैं, स्फेरोमीटर चलते हैं, माइक्रोस्कोप चलता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलता है। उसके नीचे की चीज़, उससे और छोटी चीज़, उसको हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते। उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, एंड इट इज़ वन ऑफ दैट इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, ऑयलिक एसिड एक केमिकल होता है, साबुन जैसे या तेल जैसे। इसको हमने चुना ये सोचकर कि इसके मॉलिक्यूल थोड़ा बड़े होते हैं और हमको नापने में आसानी रहेगी। मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल बड़े हैं, पर हमारे लिए बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमको आँख से नहीं दिखते। अच्छा, इस ऑयलिक एसिड को नापने का जो हमारा मेथड है, इस मेथड में दो बेसिक चीज़ें हैं। वो दोनों चीज़ें हमको समझनी हैं, और अगर वो दोनों चीज़ आप समझते हैं तो ये मेथड समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो दो प्रिंसिपल कौन से हैं देखिए। एक चीज़ ये है, हमने एक लिक्विड लिया, बहुत पतला लिक्विड है, और उसको हम कहीं भी गिराएंगे तो वो फैल सकता है। उसमें विस्कोसिटी, मोटापन नहीं है, बहुत पतला है। तो क्या होगा, हमने उसको कहीं गिराया और वो फैल गया। फैलने के बाद उसकी एक लेयर बनती है, उस लेयर में सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तभी तो लेयर बनती है उसकी। उस लेयर की मोटाई कम से कम कितनी हो सकती है? तो अगर उसकी मोटाई इस तरह से है, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, उसके ऊपर ये मॉलिक्यूल, ये इस तरह से उसके ऊपर ये मॉलिक्यूल, ऐसे इतना मोटी लेयर है। अब क्या है, इसको हमने बहुत पतला कर दिया है। ये वाला मॉलिक्यूल जब नीचे गिरेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर भी लगेगा, इसका कंपोनेंट इधर भी लगेगा। क्या ये दोनों ऐसे खिसक के इसको जगह देंगे? तो आंसर है कि अगर इनमें कोई खास फोर्स नहीं लग रहा और इसके आसपास प्लेंटी ऑफ स्पेस खाली है, तो ठीक है, खिसक जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी जगह देते हैं प्लेन, और उसके ऊपर हमने ऐसा पानी डाला। अगर हमने ऐसे डाला तो पानी तो फैलेगा। ये इसको दबाता है एमजी फोर्स से, इसके प्रेशर के कारण, इसके दबाने के कारण ये दोनों हट जाते हैं और ये बीच में आ जाता है।
इसी तरह से जब ये नीचे आना चाहता है तो ये इसको ऐसे दबाता है, ये इसको ऐसे दबाता है, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये इसको दबाएगा, फिर ये इसको दबाएगा। ऐसा सब दबाते दबाते लास्ट में हमको कैसी शेप मिल जाती है, ये इस तरह की शेप। ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। बात समझ में आती है कि ऐसा हो सकता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इसको बहुत पतला होना चाहिए ताकि इनमें चिपकने की फैसिलिटी मत हो, चिपकने की टेंडेंसी मत हो कि एक के ऊपर चिपक के दूसरा खड़ा हो। इनको फैलने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि जितना चाहे फैल सके। तब ये क्या करेंगे? हाइट नहीं अचीव करेंगे, बैठते जाएंगे और फाइनली ऐसी लेयर बना लेंगे। अगर हम सक्सेसफुल हो गए ऐसी लेयर बनवाने में, तो बताइए इस लेयर की मोटाई, हाइट या थिकनेस कितनी होगी? तो आंसर है 1 मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर। क्यों? मॉलिक्यूल के टुकड़े नहीं हो पाते हैं तो लेयर पतली होते 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 कहाँ आके रुक जाएगी? 1 मॉलिक्यूल पे, उससे और पतली नहीं हो पाएगी। इसलिए ये लेयर जब यहाँ रुक गई तो इसकी थिकनेस कितनी? 1 मॉलिक्यूल। अगर हमने इसकी थिकनेस T कैलकुलेट कर ली तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल याद रखना है कि अगर हम किसी लिक्विड को उतना फैलने दें जितना वो फैल सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी थिकनेस कितनी होती है? 1 मॉलिक्यूल के बराबर उसकी थिकनेस होती है। ये थिकनेस हमको नापना। अब इतनी पतली थिकनेस जो हमको आंख से दिखती भी नहीं है, उसको हम कैसे नापेंगे? हमको मालूम है कि इस पुस्तक का अगर एक पन्ना भी हमको नापना है तो हमको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। तो हम सैकड़ों पन्नों को एक साथ लेके 1000 पन्ने को नापते हैं और फिर उसको 1000 से डिवाइड करके एक पन्ने की हाइट निकालते हैं, क्योंकि ये पतला। अब पानी के ऊपर अगर हम 1 बूंद तेल की डालें वो ऐसा फैल जाएगा, कितनी पतली लेयर बनाएगा सोचो। उसको हम नापना चाहते हैं, तो उसको नापने का तरीका क्या होता है? तो मैथमेटिकली हमने उसका एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला। वो तरीका क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है? एरिया। ये एरिया इंटू थिकनेस हमको क्या देता है? वॉल्यूम। तो थिकनेस हमको किससे मिलेगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। अगर हमको किसी चीज का वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम, ये हमको इसका वॉल्यूम मालूम है, हमको इसका वॉल्यूम मालूम, इसको हमने इस लेयर में फैला दिया और हमको इसका एरिया भी मालूम है A। वॉल्यूम कितना हमने निकाला? V, और इसका एरिया कितना है? A। तो बताओ इसकी थिकनेस कितनी होगी? V/A। हमको नापने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत है। नापेंगे किसको? वॉल्यूम को। नापेंगे किसको? एरिया को। ये दो चीज को नापेंगे। T को क्या करेंगे? कैलकुलेट। इस तरह से हम इसकी थिकनेस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट। पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी लिक्विड को हम अलाउ करें पतला करके फैलने के लिए, तो फैलने के बाद उसकी लेयर की थिकनेस कितनी मानी जाएगी? 1 मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर। दूसरा, किसी भी लिक्विड की थिकनेस के लिए हमारे पास एक और अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन A। ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब देखिए हमारा प्रैक्टिकल क्या होता है। इन दोनों चीजों को व्यू करके हम ऑयलिक एसिड की थिकनेस निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए शुरू से ही हम नाप जोक करके
शुरू करते हैं। ऑयलिक एसिड हम लेते हैं 1 cc, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेकर उसमें 19 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल डालते हैं। अल्कोहल स्पिरिट जो लगाते हैं उसको हमने डाला, कुल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है उसमें ऑयलिक एसिड कितना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसका कंसंट्रेशन कितना हुआ 1/20। अच्छा फिर से सुनिए, 20 cc सॉल्यूशन, 20 cc सॉल्यूशन कंटेन ऑयलिक एसिड कितना, ऑयलिक एसिड 1 cc। तो 1 cc सॉल्यूशन कितना ऑयलिक एसिड कंटेन करेगा 1/20 cc। ठीक है, ये हुआ। अच्छा अब हमने क्या किया, ये ले लिया, कितना सॉल्यूशन है हमारे पास 20 cc। इस 20 cc में से हमने कितना सॉल्यूशन लिया 1 cc। इस 1 cc सॉल्यूशन को लिया और इसमें 24 cc फिर से अल्कोहल मिला दी। टोटल कितना आ गया 25 cc। इस 25 cc में 25 cc कंटेन ऑयलिक एसिड कितना, बाकी सब तो अल्कोहल है, ऑयलिक एसिड इसमें कितना है 1/20 cc। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में से हम सिर्फ कितना ले रहे हैं 1 cc। उस 1 cc में कितना ऑयलिक एसिड है 1/20, और उसी को हमने कितना बना दिया 24 cc अल्कोहल डाल। तो ये जो 25 cc हमारे पास सॉल्यूशन बना, इसमें कितना है 1/20, ऑयलिक एसिड इज इक्वल टू 1/20। तो 1 cc में कितना हुआ 1/20, 1/25 इज इक्वल टू 1/500 cc। 1/500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड है किसमें, ये जो हमारा नया सॉल्यूशन बना उस नए सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना हमने उसको पतला कर लिया, इतना पतला कर लिया। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि एक हिस्सा ऑयलिक एसिड और 499 हिस्से क्या चीज अल्कोहल। अल्कोहल बहुत पतली होती है और ऑयलिक एसिड उसमें घुल जाता है। घुलने के बाद उस अल्कोहल को लेके हमने यहाँ लगाया और फूंक दिया, अल्कोहल एवापोरेट हो गई, बाकी क्या बचा ऑयलिक एसिड। इसलिए हम अल्कोहल में मिलाते हैं, हम जब चाहें अल्कोहल को उड़ा सकते हैं, बाकी कौन बचेगा ऑयलिक एसिड बच जाएगा, इसलिए हमने इसको बनाया। ओके, तो ये 1/500 cc 1 cc सॉल्यूशन, 1 cc सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें एसिड कितना होता है 1/500 cc। ये वाला सॉल्यूशन हमने बना के रख दिया। अच्छा, ये वाला सॉल्यूशन बना के रखा, उसके बाद भी अभी हमारी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई। इस सॉल्यूशन को हमने एक ब्यूरेट में डाला। ये ब्यूरेट लैब में एक इक्विपमेंट होता है केमिस्ट्री लैब में, जिससे हम वॉल्यूम नापते हैं। यहाँ पर टैप लगा रहता है और इसके ऊपर निशान लगे रहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसमें हमने ये सॉल्यूशन को डाल दिया। इस सॉल्यूशन को डाला यहाँ तक, यहाँ पर लिखा हुआ आया 40। उसके बाद इसको हमने खोला और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने दिया और इस ड्रॉप को हम काउंट करते चले गए। तो
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा काउंट करते करते जब 20 ड्रॉप्स गिर गई तो हम देखते हैं कि ये लेवल 40 से यहाँ आ गया। कितना? 39 cc। पहले कितना था? 40, फिर कितना आ गया? 39। तो 1 cc में कितनी बूंद गिरी? 20 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना? 1 cc। तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम 1/20 cc। ये समझ आया? ओके, फिर से यहां पर इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? एक ड्रॉप का वॉल्यूम। मान लो एक ड्रॉप का वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, लेट वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप बी V। इस तरह से, क्योंकि हमको नहीं मालूम है नंबर क्या आया, हमने मान लिया कि हमने ब्यूरेट चलाया, उसमें काउंट कर लिया, उस समय 1 cc उसको नीचे आने दिया और हमारी ड्रॉप्स कुछ आई, उससे हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके अब हमारे पास क्या रीडिंग आ गई कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है। ठीक, वो वॉल्यूम कितना होता है कैलकुलेट किया? V। तो V इज ए नोन क्वांटिटी। क्यों? लैब में हमने कैलकुलेशन कर ली, तो हमको ये पता लग गया वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप भी V। अच्छा, अब अगर हम इसकी 2 ड्रॉप ले लें तो कितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं? 2V। n ड्रॉप्स लेंगे तो n। मान लो हमने ब्यूरेट को खोला और गिरने दी 1 2 3 4 5 6 n ड्रॉप्स गिर गए। अगर n ड्रॉप गिरी, इन n ड्रॉप सॉल्यूशन कितना आ गया? n इंटू V cc। ठीक है, NV cc कितना आया? अब क्या चीज को हम गिरा रहे हैं? तो आंसर हम इसको गिरा रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन के 1 cc में, इस सॉल्यूशन के 1 cc में एसिड कितना होता है? 1/500। 1 cc सॉल्यूशन में एसिड कितना? 1/500। तो हमने गिराया कितने cc है? NVCC। तो NVCC में ऑयल का लेवल कितना होगा? ऑयल की क्वांटिटी कितनी होगी? ऑयलिक एसिड की क्वांटिटी कितनी होगी? सो इन 1 ड्रॉप सॉल्यूशन इज NVCC, therefore in n drops oilic acid is NV upon 500 cc। ये बात समझ में आई? 1 cc में ऑयलिक एसिड कितना होता है? 1/500। इसलिए NVCC में कितना होगा? NV/500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा मेजरमेंट। N हमने गिना हुआ है, V हमने गिना हुआ है, 500 हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसलिए ये सारी चीजें करेक्ट। ये क्या हो गया? मेजरमेंट। किस चीज का? सॉल्यूशन का। कौन सा मेजरमेंट? मास की वॉल्यूम? वॉल्यूम। किस चीज का हुआ? वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है? वॉल्यूम। तो उसमें जो हमने सॉल्यूशन गिराया, उस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा एसिड है। कितना एसिड है? कितना एसिड? डिवाइड बाय 500 कर दिया ना, इतना एसिड उसमें। ये बात समझ में आ गई? दिस इज वॉल्यूम ऑफ द एसिड। तो इसको हमने गिराया। किस पे गिराया? अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आइए। वी टेक ए वेरी लार्ज ट्रफ। एक टब लेते हैं। वी टेक ए लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर। In that water we spread lycopodium powder। ये आपने लिख लिया था क्या? अरे लिखना था ना, चलो नोट करिए उसको। मैं शुरू से लिखवाता हूं आपको। Let us take 1 cc of acid। यहां से स्टार्ट करिए। We will take 1
cc of oilic acid. Mix it with alcohol. Mix it with alcohol and make 20 cc solution. And make 20 cc solution. Full stop. Next sentence. Now we take 1 cc of this solution. 1 cc of this solution. Mix with alcohol. Mix with alcohol to make 25 cc of solution. Now उसके नीचे लिखिए. Now 1 cc of this solution contain 1 cc of this solution contain 1/20 into 25 equal to 1/500 cc of oilic acid. One cc of this solution contain 1/500 cc of oilic acid. ठीक है. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए. With help of a burette. With help of a burette, we calculate the volume of one drop of this solution. Let this volume be V. Let this volume be V. Okay. The end drops will have the volume. End drops will have the volume and V. End drops will have the volume of solution and V, cc. Next line. Therefore, in end drops, the oilic acid is NV/500 cc. यहां तक सबको समझ आ गया? ये हो गया. नेक्स्ट लिखिए. We take a large trough of water. We take a large trough of water. Sprinkle some lycopodium powder. Lycopodium powder. ये जो हमारा टेल्कम पाउडर होता है, लाइकोपोडियम, बहुत ही फाइन होता है. लाइकोपोडियम से बहुत फाइन बनता है. सो lycopodium powder and sprinkle on it. Sprinkle on the surface of water. ये lycopodium powder यहाँ ऐसे sprinkle कर देते हैं. Now end drops of the solution. End drops of the solution are poured on it. End drops of solution are poured on it. The solution spreads.
the solution spreads itself on the surface. सॉल्यूशन फैल जाएगा। अच्छा, ये सॉल्यूशन उस ऑयल का या सोप का पतला सॉल्यूशन है कि मोटा है? पतला, क्योंकि हमने कितना पतला कर दिया उसको, 1 cc से 500 इतना गुना पतला किया है। सो इट इज वेरी थिन सॉल्यूशन। ओके, सो इट स्प्रेड्स ऑन दी वाटर सरफेस। ये लिखा आपने। We suppose the layer is so thin. We suppose the layer is so thin that it is equal to 1 diameter. That it is equal to 1 diameter thick. It is equal to 1 diameter thick. Full stop. We observe that it makes a patch. ये यहाँ पर अगर ऐसा वाटर बनता है, so we observe that it makes a patch on the water surface. पैच मतलब धब्बा, एक तेल का धब्बा जैसे बन जाता है। जितना फैलना था उसको फैला और उसने बीच में एक धब्बा बना दिया। इट मेक्स ए पैच। ओके, फुल स्टॉप। वी हैव टू मेजर एरिया ऑफ दिस पैच। वी हैव टू मेजर एरिया ऑफ दिस पैच। For this we take help of a graph paper. We take help of a graph paper which is rolled gently. Which is rolled gently over the surface. ओके, ये हम किस तरह से करते हैं? ये ग्राफ पेपर है, इस पर ऐसे लाइन डाली हुई है और ये लाइन 1-1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ग्राफ का जो एक छोटा सा खाना बनेगा उसका एरिया कितना होगा? 1 स्क्वायर मिलीमीटर। इसमें रेड लाइन 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो उसका एरिया कितना होगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। ओके, ऐसा। तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं ये हमको एरिया बताते हैं। तो अगर अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हमने इसको ऐसे गोल किया, गोल करके इस सरफेस पर रखा और यहाँ से शुरू किया, ये पानी के साथ ऐसे टच किया और पानी के साथ ऐसे टच करते गए और इधर से उठा लिया। तो पूरी पानी की लेयर इस पर ऐसे एक बार ट्रेस हो जाएगी। ऐसे उठाया, उठाने के बाद हम क्या देखते हैं, इसके बीच में पैच बना हुआ। उस पैच के आसपास निशान अलग दिखेगा और पैच के अंदर अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑयल था और यहाँ पर वाटर था। ठीक है ना? उसके बाद इस पैच के अंदर जितने स्क्वायर आते हैं उस स्क्वायर को हमने गिन लिया। हर स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 स्क्वायर मिलीमीटर। इसको हमने काउंट कर लिया। अगर ये काउंट करने से आया 536 स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हुआ? 536 स्क्वायर मिलीमीटर। इस तरह से इस एरिया को हम लोग एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या काउंट किया? एरिया। नोट कर लीजिए, ये आपने लिख लिया है। विद हेल्प ऑफ ग्राफिकल पेपर वी कैन काउंट एरिया। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू, या थिकनेस इज इक्वल टू
thickness is equal to volume upon area. We know that thickness is equal to volume upon area, and volume कितना था, NV upon 500 divided by area A. So this is equal to NV upon 500 into A, area. ये क्या आ गया, थिकनेस। और थिकनेस को हम क्या मानते हैं, डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। इस तरह से हमने क्या निकाला, डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसमें n हमको मालूम है, क्या चीज है n, जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने उस पर डाले। v क्या चीज है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, एक ड्रॉप का वॉल्यूम। वो हमने किससे निकाला था, ब्यूरेट से। ब्यूरेट से हमने यहां से देखा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड नीचे आने में यहां कितने ड्रॉप्स निकलते हैं। अगर यहां पे 17 ड्रॉप्स निकले, 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो एक वॉल्यूम का, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हुआ, 1/17। इस तरह से हमने क्या चीज कैलकुलेट की हुई है, V, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। ये भी हमको मालूम है, n जितने ड्रॉप्स हमने डाले वो भी हमको मालूम है। 500 हमारे फॉर्मूले का है, हमने जो पतला किया उसको 20 टाइम्स 25 टाइम्स 5 वो चीज़ है। और A, एरिया क्या है, जो अभी हमने काउंट किया। तो ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, सबको हम प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, थिकनेस। एंड वी अंडरस्टैंड दैट दिस थिकनेस इज 1 डायमीटर। इस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार करते हैं। बार बार करने से क्या होता है, बाय चांस कभी 2 की लेयर बन गई होगी, कभी 3 की लेयर बन गई होगी, कभी ना कभी 1 की लेयर भी बनी होगी। तो बार बार ऑब्जर्वेशन लेंगे, जो सबसे कम ऑब्जर्वेशन रहेगा वो क्या दिखाएगा, थिकनेस इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। समझ में आया। इस तरह से पहली बार निकाला गया कि थिकनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल कितनी होनी चाहिए। तो ये हम लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, 10 ड्रॉप्स ऑफ ओलिव ऑयल, 10 ड्रॉप्स of olive oil of radius 0.20 millimeter, radius 0.20 millimeter are spread into a circular film, are spread into a circular film of radius 14.6 centimeter. On the surface of water, on the surface of water. Estimate size of oil molecule. Estimate size of oil molecule. ये हमने इसका पैच बनाया है। ये क्या चीज है, 10 ड्रॉप्स, और हर ड्रॉप का रेडियस कितना है, ये ईच ड्रॉप रेडियस, ये हर ड्रॉप का रेडियस है, ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, उससे एक पैच बना, उस पैच का रेडियस कितना है, 14.6 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइज ऑफ द
ऑयल मॉलिक्यूल, इसको निकालिए। क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे आप? ऑयल मॉलिक्यूल का अभी अभी हमने निकाला रेडियस यानी थिकनेस, लेयर की थिकनेस किससे निकलती है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। वेरी गुड। अब ये जितना ऑयल है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे? और दोनों को अगर आपने डिवाइड करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों का यूनिट एक ही होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रख के निकालिए, कैलकुलेट करिए। फिर से इस बात को देखिए, ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी क्या होता है? एक क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है, उसके लिए, उसके डिसाइड करने के लिए हमने एक टर्म बनाई है ऑर्डर। और ये ऑर्डर हम पता लगाते हैं उस क्वांटिटी का साइज लिख के, और उस क्वांटिटी का साइज लिखते हैं इधर यूनिटरी इंटू 10 टू दी पावर। ये जो 10 टू दी पावर है ये हमको बताता है कि इस क्वांटिटी का साइज कितना बड़ा है। जैसे यहां से एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 मीटर मीन्स 10 टू द पावर 1। यहां से हम अगर बॉम्बे जाते हैं तो उसका डिस्टेंस हमको मिलता है 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर 6 मीटर। यहां से अगर हम अपने घर जाते हैं तो हमको डिस्टेंस मिलता है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, 3 किलोमीटर। ये है 3000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। 2000 को इस तरह से लिखा जाएगा 2000 किलोमीटर। 1000 में 30 और किलो में कितना होता है 30, टोटल कितने जीरो हुए 6। तो 2000 किलोमीटर को लिखने का ये तरीका है। इसी तरह से आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा है, अर्थ से सन का डिस्टेंस। किसी को याद है 10 की पावर क्या है? 10 की पावर कितनी होती है उसको देखिए, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सन टू दी अर्थ। हाँ जी, कितना? 10 टू दी पावर 11, एक 10 टू दी पावर 11 मीटर। ये जो चीज है 3, 6 और 11, इसको हम कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी। जैसे अगर यहां से बॉम्बे 2000 किलोमीटर दूर है, 2000, और यहां से नागपुर 500 किलोमीटर दूर है, 500, ये कितना है 2, ये कितना है 5, कौन सा ज्यादा दूर है? ज्यादा डिस्टेंस 2 होता है कि 5? यस, हम लोग इसको नहीं देखते, ज्यादा के लिए हम इसको देखते। ये क्या चीज है? ये है 10 टू द पावर 3 और ये क्या है 10 टू द पावर 2। तो एक क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है, इसका फैसला नंबर करता है या पावर? पावर। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो ये शब्द याद रखिएगा, जब भी हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ से चंद्रमा का डिस्टेंस बताओ, तो हमको तो याद नहीं है कितना है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये 10 टू द पावर 6 के आसपास होगा। उससे ये पता लग जाता है कि ये 10 टू द पावर 10, 11 जो स्टार के डिस्टेंस है उतना बड़ा नहीं है, और 10 टू द पावर 5, 6 जो नागपुर बॉम्बे का डिस्टेंस है उतना बड़ा भी नहीं, उससे ज़्यादा है, 10 टू द पावर 8 है। तो समझ में आता है किसके बीच में, राइट? तो ये क्या चीज़ है? ऑर्डर। अब किसी भी डिस्टेंस का ऑर्डर कितना है, इसको हम कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा उस बात को समझिए। ऑर्डर का कंसेप्ट समझ में आया, उसका साइज कहाँ से उसको पकड़ना है? 10 की पावर से। अब किसी नंबर में 10 की पावर कैसे निकालना है, ये एक मैथमेटिकल आर्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे हमारे पास एक नंबर है और ये नंबर है
7 8 9, ये नंबर है 2 5 3 4 6 7। ये इसमें कोई 10 नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या? तो हमने नियम बनाया कि ऑर्डर बनाने के लिए हर एक नंबर को पहले यूनिटरी में कन्वर्ट करना है। इसको यूनिटरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.5 दिस इनटू, अब लगेगा 10 की पावर कितना 1 2 3 4 5। ये वाली मैथमेटिक्स सबको आती है। तो अब इस नंबर का ऑर्डर कितना हो गया 5। ऑर्डर ऑफ दिस डिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ दिस क्वांटिटी इज 5। ये समझ आ गया? So this is how we can convert every number and we can find out order of that number. जैसे हमको एक क्वांटिटी दी गई है 6770, इसका ऑर्डर बताइए। 6770 कितना 3, क्योंकि आपने क्या किया 6770 इसको यूनिटरी बनाया इंटू 10 टू द पावर 3 और आंसर क्या दिया 3। ये मेथड लगाया, ओके, मेथड इज ओके। लेकिन अब हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे ऐसे बढ़ते हैं, एक क्वांटिटी है 3 बस 3 किलोमीटर, इसका ऑर्डर बताइए। 3 का ऑर्डर कितना होगा 1, दैट मीन्स 3 इंटू 10 की पावर 1, और वो तो 30 होता है। तो क्या होना चाहिए? नहीं, 3 मीटर है। जीरो क्यों? राइट, दिस इज द एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। 3 इंटू 10 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये क्या हो गया 3, तो 10 की पावर क्या है 0। तो ये किस ऑर्डर का नंबर है 0 ऑर्डर। समझ आया? अच्छा, फिर से देखिए 4 किस ऑर्डर का नंबर है 8 0 10 10 का ऑर्डर क्या हो गया 1। 2 का ऑर्डर क्या है 0, 10 का ऑर्डर क्या है 1। 8 का ऑर्डर क्या है, ये थोड़ा नाइंसाफी है। क्यों? 8 10 के नजदीक है कि 2 के नजदीक है? 10 के नजदीक है, तो ये भी चाहेगा कि इसका ऑर्डर क्या हो 1। फिर से 0 से लेके 10 तक सेंटर में कौन है 5 के ऊपर के नंबर 0 के नजदीक हैं, 5 के नीचे के नंबर 10 के नजदीक। इसलिए अगर हमको 8 का ऑर्डर पूछा जाएगा तो क्या बताना ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा 0 की 1 किसके नजदीक है। फिर से नंबर 1 इसकी पावर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 0, 10 का ऑर्डर क्या है 1, 8 किसके नजदीक पड़ता है 10 के, तो इसका ऑर्डर हम मानते हैं 1। 7 का ऑर्डर क्या होगा 1, 6 का, 4 का 0। समझ में आ गया? तो 5 के लिए आप झगड़ा मत करिए, 5 के लिए टॉस करिए। 5 के लिए नियम है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 5 के पहले क्या आएगा उसको देखा जाएगा। अदरवाइज आउट नंबर है तो 5 का ऑर्डर जो है वो 1 में आएगा 1। 5 हमेशा किसकी तरफ आता है 10 की तरफ। 0 1 2 3 4 कितने हो गए 5 हो गए ना। और फिर क्या आएगा 5 6 7 8 9। 9 के बाद 2 डिजिट चालू हो जाते, तो 1 डिजिट कितने होते हैं 10 नंबर्स। शुरू के 5 कहां से कहां तक 0 1 2 3 4। बाद वाले 5 कौन से 5 6 7 8 9, ये किसके क्लोज हैं 1। और 0 to 4 वाले 0।
अब समझ आया? अब मुझे बताइए 677 इसका ऑर्डर क्या है? 3। क्यों? क्योंकि ये 1000 के नजदीक है या 100 के? 1000 का ऑर्डर कितना है? 3 और 100 का ऑर्डर 2 और ये किसके क्लोज है? 1000 के, क्योंकि ये 500 से ज्यादा है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या माना जाएगा? 3। ठीक, तो नोट करिए, ऑर्डर ऑफ ए क्वांटिटी इज its value expressed to the power of 10 and nearest to actual value of quantity, nearest to actual value of quantity। ठीक, तो ये ऑर्डर समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। द एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी मीटर्स? फिर से, यूनिवर्स का साइज का ऑर्डर कितना होता है? यूनिवर्स के साइज का ऑर्डर ये हमने 2 बार पढ़ा है, एक बार फिजिकल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ा है, मेजरमेंट में भी, तो नोट कर लीजिए 10⁻26 मीटर। यानी बड़ी से बड़ी चीज हमारे नेचर में कितनी बड़ी होती है? 10⁻26 मीटर, ये हमारे यूनिवर्स का साइज है, तो इससे बड़ा कोई चीज हम नहीं चाहते, राइट? तो साइज ऑफ द यूनिवर्स 10⁻26 मीटर। अगला क्वेश्चन, पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? हाँ, लिखिए, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। How far these stars should be? तो लिखिए less than 100 light years। Less than 100 light year क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, कंपेयर करने के लिए हमको पीछे में एक स्टार चाहिए, फार अवे, तो ये वाला स्टार जिसको हम नापेंगे ये कहाँ होना चाहिए? मिडिल लेवल मीन्स लेस देन 100 लाइट ईयर्स। तो उसके लिए कौन सा मेथड? पैरेलैक्स मेथड। ठीक, अच्छा, अगला लिखते हैं, स्मॉलेस्ट मास इज दैट ऑफ, किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से छोटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1838 टाइम्स हैवियर, 1840 गुना भारी। सबसे लाइट जो हम जानते हैं क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ मास? तो लिखिए, ऑर्डर ऑफ मास इज 10⁻−30 kg। 10⁻−30 kg। नेक्स्ट, एज ऑफ यूनिवर्स। एज ऑफ यूनिवर्स, (10⁻17 सेकेंड। सेकेंड में आंसर इसलिए दिया क्योंकि वो ऐसा ही सिस्टम। 10⁻17, 10 के बाद कितनी जीरो लगानी है? 17 जीरो लगाएंगे, दैट इज एज ऑफ दिस यूनिवर्स। उसके बाद, विच यूनिट इज यूज्ड
to measure mass of atomic particles. Which unit is used for measuring mass of atomic particles? कौन सी यूनिट होगी? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। नोट करिए, AMU। अच्छा, अब हम दूसरी तरह का क्वेश्चन करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड री राइट करेक्टली। पहला स्टेटमेंट है साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -7 मीटर। रेड ब्लड कॉर्पसल लिख लीजिए, RBC 10 to the power -5 मीटर। ठीक है, तो 10 to the power -7 को करेक्ट करके क्या कर देंगे? 10 to the power -5। तो आप उसका डाटा याद रखिए। RBC का साइज कितना होता है? 10 to the power -5 मीटर। 10 to the power -3 मीटर कितना होता है? 1 मिलीमीटर। उससे और -2 मतलब 1 मिलीमीटर में कितने RBC आएंगे? 100। इतना छोटा होगा। अच्छा, -5। अच्छा, नेक्स्ट है पैरेलैक्स मेथड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ फार ऑफ स्टार्स मोर देन 100 लाइट ईयर्स अवे। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। तो वो किसके लिए यूज किया जाता है? लेस देन 100 लाइट ईयर। अच्छा, अगला स्टेटमेंट सुनिए। मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड इज टू द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 मीटर। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड इज 10 to the power -9 मीटर। अभी तो आपने न्यूमेरिकल बनाया भाई, तो दिस इज करेक्ट। 10 to the power -9 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ऑयलिक एसिड का डायमीटर किस रेंज में आएगा? 10 to the power -9, दैट इज नैनोमीटर। हाँ, ओके, अगला ट्रू एंड फॉल्स। 10 to the power 7, 10 to the power 7 meter is order of the radius of sun. आंसर रॉन्ग। नोट करिए, रेडियस ऑफ सन हैज ऑर्डर 10 to the power 9। Radius of sun has order of 10 to the power 9. ओके, नेक्स्ट एक छोटी सी चीज लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास? इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम किसी
किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। अगर ये फोर्स अर्थ लगा रही है, अर्थ, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वेट। वेट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, ये हमको क्या देता है? मास। ये वाला मास हमने किस फॉर्मूले से निकाला? वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इस मास को बोलेंगे ग्रेविटेशनल मास। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी चीज, हमने एक फॉर्मूला बनाया। ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर ये यहाँ एक मास m को रखा और यहाँ स्प्रिंग को दबाकर हमने इस पर फोर्स लगाया F। जब हम इस पर F फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है a। तो फोर्स डिवाइडेड बाय a ये हमने किया, ये क्या आया? मास। क्या इसमें ग्रेविटेशन का कोई पार्ट है? नहीं, इसलिए ये वाला मास क्या कहलाएगा? इनर्शियल मास। When no gravitation is involved. So if no gravitation is involved, then the mass taken is inertial mass. And when gravitation force is required or that is involved, then it is gravitational mass. तो इनर्शियल मास बहुत जगह पर हम यूज करते हैं, नॉर्मली स्प्रिंग के साथ। तो मुझे उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक स्केल को रखा और स्केल को ऐसे दबाया एक तरफ से, यहाँ पर स्केल को रखा, यहाँ पर उसको हमने दबा दिया और यहाँ से इसको ऐसे हिलाया, ऐसे छोड़ा तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगी। इसके ऊपर हमने एक मास रख दिया, फिर से ऐसे हिलाया, फिर ये वाइब्रेट करेगी। अब हम देखते हैं उसके वाइब्रेशन का टाइम कम या ज़्यादा हो गया। ये जो टाइम कम या ज़्यादा हुआ, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमने मास को निकाला, इसका ग्रेविटेशन से कोई कनेक्शन नहीं। तो ये मास कौन सा निकलेगा? इनर्शियल मास। तो मास टेकन बाय ए मेथड इन विच ग्रेविटेशन इज नॉट इन्वॉल्व, दैट मास इज इनर्शियल मास। सो इसमें कौन से मेथड काम में आएंगे? आंसर है मेथड ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस किस पर डिपेंड करते हैं? मास पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो जब हम ऑसिलेशन के, वाइब्रेशन के चैप्टर में जाएंगे तो उस समय वाइब्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उसमें मास आया करेंगे। ओके। तो इस तरह से ये इनर्शियल मास होता है। अच्छा, दोनों की वैल्यूज में अगर पूछा जाए कि दोनों की वैल्यू में किसकी वैल्यू बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है, तो इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है और नोट करिए, बोथ आर एग्जैक्टली सेम वैल्यू। दोनों की वैल्यू कैसी होती है? सेम वैल्यू। बोथ आर हैविंग सेम वैल्यू unless the object is very large. Unless the object is very large. ठीक है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट होने से, ये अर्थ है, ये अर्थ के इधर ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ g की वैल्यू अलग है, यहाँ g की वैल्यू अलग है, यहाँ g की वैल्यू अलग है अर्थ के लिए। तो यहाँ पर mg अलग होगा, यहाँ mg अलग होगा, यहाँ mg अलग होगा। इसका टोटल mg अगर हम करेंगे और इसको एवरेज g से भाग देंगे,
डिवाइड करेंगे तो ये जो m आएगा दिस मे बी डिफरेंट देन द इनर्शियल मास। तो ये कब होगा? when g is different here, g is different here। ये तब होता है when this object to be considered is very large। ओके, हम लोग को ये रेयर एक्सेप्शन, इसके पीछे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या चीज़ समझनी है कि हम अर्थ पर जो जो मास नापते हैं वो ग्रेविटेशनल होता है कि इनर्शियल होता है। तो देखिए हम मास कहाँ नापते हैं? तो आंसर है वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, उससे हम अपना मास नापते हैं। सब्जी लेने जाते हैं, तराजू से तौलते हैं, दोनों तरफ बाट रखते हैं, वहाँ मास नापते हैं। ये जो सारे मास हम नाप रहे हैं इसमें कौन सा ग्रेविटेशनल है और कौन सा इनर्शियल है? किसको ग्रेविटी से डिफरेंस पड़ता है, किसको नहीं पड़ता? बताइए। हैं? कौन सा? हमारे मास पे? हाँ, नहीं, वो बात नहीं है। एक सब्जी के बोरे को हमने वेइंग मशीन पे रखा, उसका मास आ गया 20 kg। उसी सब्जी को ले जाके हमने तराजू पे तौला, फिर कुछ मास आया, मान लो 19.9 kg। तो इसमें इनर्शियल मास कौन सा है, ग्रेविटेशनल कौन सा है, या दोनों एक जैसी? तो देखिए, जब हम किसी भी चीज को वेइंग मशीन पे नापते हैं तो वेइंग मशीन पे हमने m को रखा और यहाँ मास m रखा गया। इस मास m को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, कितना फोर्स लगा के? mg। और इस फोर्स के कारण इसका ये जो स्प्रिंग है ये दबता है। जब ये स्प्रिंग ऐसा दबेगा तो ये स्प्रिंग नीचे दबा, ये यहाँ से यहाँ आया तो इसका कांटा यहाँ पहुँच गया। ऐसे स्प्रिंग नीचे दबेगा, ये कांटा यहाँ पहुँच जाएगा और इसका जितना भी फोर्स आया उस फोर्स को उन्होंने क्या किया है, उस फोर्स को 9.8 से डिवाइड कर दिया। फोर्स डिवाइडेड बाय जी क्या आएगा? मास। उसको यहाँ लिख दिया। जैसे ही हम यहाँ खड़े होते हैं स्प्रिंग नीचे दबता है, कांटा यहाँ आता है, रीडिंग हमको मिलती है। किसकी रीडिंग? मास की। क्योंकि मशीन के अंदर अरेंजमेंट है वो हमेशा किससे डिवाइड कर देते हैं? 9.8। दैट्स राइट। तो ये एक मास मिला। ये वाला मास कौन सा मास है? तो याद रखिए दिस इज ग्रेविटेशनल मास। क्यों? क्योंकि फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन। अब ये बताइए ये मास एप्रोप्रिएट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं? तो आंसर है करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जी के लिए ये किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9.8 से। ये मशीन बॉम्बे में बनी है, बॉम्बे में जी की वैल्यू 9.8। हम इसको ले जाके शिमला में यूज कर रहे हैं, वहाँ जी की वैल्यू 9.4 है, 9.6 है। तो क्या वो वहाँ पर सही एम देगी हमको? नहीं देगी, क्योंकि वो हमेशा किससे डिवाइड करती है? 9.8 से। उसको नहीं मालूम शिमला में जी कितना है। समझ में आया? इसलिए इससे जो हमको एम की वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होगी, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि उन्होंने जी को एक ही चीज मानकर नापा है। एनीवे, ये हमको क्या नाप के देती है? कौन सा मास? ग्रेविटेशनल मास। समझ आया? ग्रेविटेशनल मास कैसे नापा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू। तो ये जी की वैल्यू हमको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। अगर हम शिमला का जी डालेंगे तो हम देखेंगे दोनों जगह सेम मास आता है, अगर अदरवाइज दोनों जगह डिफरेंस आएगा। शिमला में हम जाकर देखते हैं मास ज़्यादा दिखता है, तो क्यों? जी की वैल्यू कम हो गई। समझ में आया? अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वाला ज़्यादा दिखेगा। ठीक। उसके बाद एक और चीज़ हम हमेशा करते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तराजू से, एक तरफ सब्जी और एक तरफ बाट रखती है। इसने इधर 2 किलो रखा, 2 किलो सब्जी दी, तो ये जो 2 किलो सब्जी है ये 2 किलो इनर्शियल मास है कि ग्रेविटेशनल मास है? हाँ जी, पीछे वाले बताइए। ग्रेविटेशनल। क्यों?
अच्छा, अब ये तराजू है, यहाँ पर हमने m रखा, इधर नीचे फोर्स लगा कितना mg, यहाँ पर हमने m रखा, ये क्या चीज़ है वेजिटेबल, और ये क्या चीज़ है इसका स्केल या इसका बार। ओके, इस पर भी कितना फोर्स लगा mg। अगर g की वैल्यू 9.8 है तो दोनों जगह कैसी रहेगी 9.8, इसको लेके शिमला चले जाइए। शिमला में जाके फिर हमने बाट रखा और सब्जी रखी, तो सब्जी पे कितना जी लगेगा 9.4, बाट पे कितना लगेगा 9.4। तो फिर से हमारी वैल्यू कैसी आएगी, बदल जाएगी कि करे वही आएगी, वही आएगी। तो स्केल जो है, तराजू जो है, ये हमको इनर्शियल मास देता है। क्यों? क्योंकि g का इफेक्ट कैंसल हो जाता है। बराबर करते हैं ना उसको ऊपर से, तो बराबर करने में क्या होता है, g का इफेक्ट दोनों तरफ से कैंसल हो गया, तो g का इफेक्ट नहीं रहा। इसलिए वो हमको क्या देगा, करेक्ट मास देगा, विच इज इनर्शियल मास। तो स्केल हमको क्या देती है, मेजरिंग स्केल इनर्शियल मास देती है, और स्प्रिंग बैलेंस क्या देती है, हमको ग्रेविटेशनल मास देती है। ये नोट कर लीजिए, स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द ग्रेविटेशनल मास, spring balance gives gravitational mass because it is affected by value of g. Because it is affected by value of g. उसके बाद देखिए, a common balance gives the inertial mass because effect of g is cancelled from both the sides. Effect of g is cancelled from both the sides. ठीक है, that gives the inertial mass. उसके बाद एक और चीज लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मास बाय वाइब्रेशन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ मास बाय वाइब्रेशनल मेथड्स गिव इनर्शियल मास, ओके। आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। अगर आप पहले दिन से नहीं आएंगे तो आपका 6 दिन आना बेकार होगा। 6 दिन चलेगा वो चैप्टर, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पूरे कैरियर के, इंजीनियरिंग के कैरियर में काम है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए डायमेंशंस क्या होती हैं और किसी चीज़ में कितनी डायमेंशंस होती हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल फार्मूला को किस तरह से यूज़ करें। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। डायमेंशनल एनालिसिस पर क्वेश्चन आता ही आता है क्लास 11, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट।